हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं बिंदु आर्या और मैं आप सबका स्वागत करती हूं अपने ओरियन इंस्टीट्यूट की ये वीडियो में जो मैंने बनाई है कक्षा 10 के लिए वास्तविक संख्याओं के ऊपर आधारित है और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 तुम लोग ऑलरेडी देख चुके हो और तुम्हारी ही इस डिमांड पे कि तुम्हें दूसरा पार्ट भी चाहिए, मैं ये वाली वीडियो बना रही हूँ। बच्चों, तुम्हें सबसे ज़रूरी काम क्या करना है कि इस वीडियो को सिर्फ देखना नहीं है, इसको शेयर और लाइक भी करना है और साथ में इसमें जो बेल आइकन है उसको बेल आइकन को प्रेस करके तुम्हें सब्सक्राइब भी करना है और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलना है और उनसे शेयर करनी है अपनी वीडियो, ताकि जिस भी बच्चे को इस वीडियो की ज़रूरत हो उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंच सके। और क्योंकि आजकल लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और तुम लोग अपने स्कूल नहीं जा पा रहे हो, क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हो, ऐसे में ऑनलाइन क्लासेस में भी इतना अच्छा क्लियर नहीं हो पाता है, तो ये बहुत अच्छा तरीका है यूट्यूब चैनल के थ्रू। तुम लोग इसमें बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे टीचर क्लास में पढ़ा रहे हो। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है कि और तुम्हें ये वीडियो जो मिलती रहे बिना किसी रुकावट के, बिना किसी से मांगे ये मिल जाएगी अगर आप को सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। तो सबसे पहला काम तुम्हें क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और दूसरा काम क्या करना है, शेयर और लाइक करना है और क्या करना है, बहुत सारा पढ़ना है और क्या करना है, बस पढ़ते रहना है। नहीं कह रही हूँ ऐसा कि पढ़ते रहो, लेकिन क्योंकि तुम्हारी 10th क्लास है और बोर्ड एग्ज़ाम है तो थोड़ा सा हमें ध्यान भी रखना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हम स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, तो हमारा नुकसान ना हो और हम बाकी लोगों से पीछे ना रह जाएं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पढ़ते रहना है। और इसी के सिलसिले में अब देखो, हमने अपनी प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट कर ली थी। अब मैं प्रश्नावली 1.2 लेके आई हूँ, जिसमें हमें क्या निकालना है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। मतलब हमें अभाज्य गुणनखंड करना है और उसको उसके फॉर्म में लिखना है। अभी मैं क्वेश्चन शुरू करती हूँ तो तुम्हें समझ आ जाएगा क्या करना है। तो देखो, हल कर रहे हैं हम फर्स्ट पार्ट का। तो पहला पार्ट है हमारा 140 यानी 140। तो हम क्या करेंगे, 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है, हम यहाँ पे अभाज्य संख्याओं से ही इनको भाग करके देखते हैं। तो सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड कौन सा है, अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। तो क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 0 है तो हमें पता है कि ये 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो और क्या हो सकता है, अगर हमारे इकाई के स्थान पर 0 या सम संख्या हो तो वो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। तो इसे अब हम 2 से विभाजित करेंगे। 2 7 14, 0। अभी भी 0 है तो ये फिर 2 से जा सकता है, 2 के बाहर से काटेंगे, 2 3 6, 2 5 10। अब यहाँ पर 5 आ गया यानी विषम संख्या आ गई, तो अब ये 2 से पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो अब ये 3 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि अगर हम इन दोनों को जमा करके देखें, 3 × 5 = 8। तो 3 से 8 डिवाइड नहीं होता है, पूरा पूरा भाग नहीं होता है, इसलिए ये संख्या भी 3 से भाग नहीं होगी। लेकिन एक और हमारे पास एक क्लू है, क्या है कि जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 5 हो वो संख्या 5 से जरूर भाग हो जाती है। तो इसे 5 से भाग करेंगे, 5 7 35, 7 एकम 7। तो इसका मतलब है हम 140 को किस रूप में लिख सकते हैं, 140 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7। तो इस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया। जल्दी से सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट है हमारा 156। 156 को हम क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो क्या होगा, सबसे पहले क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 6 है, मतलब सम संख्या है, तो ये 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। 2 7 14, 2 8 16 और फिर 2 से करेंगे, 2 3 6, 2 9 18। अब 3 से जा सकता है ये, 3 एकम 3, 3 3 9 और 13 एकम 13। तो इसको हम लिख सकते हैं 156 बराबर है 2 × 2 × 3 × 13। इतना आसान है ये क्वेश्चन, बिल्कुल इजी है, बड़े आसानी से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट में हमें करना है 3 8 2 5 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। तो अब देखो 3 8 2 5, क्योंकि इकाई के स्थान पर 5 है तो 2 से तो ये बिल्कुल नहीं जाएगा। अब इसको जमा करके देख लो, 8 3 11, 2 13 और 5 18। 18 जो है 3 से पूरा पूरा भाग हो जाता है, इसलिए ये संख्या भी 3 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचे 3 7 21, 3 पंजे 15।
अब फिर से जमा करके देखो, 7 5 12, 2 14 और 1 15, 15 भी 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। ये हमने छठी क्लास में पढ़ा है। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 4 जमा 2 6, 6 जमा 5 11, 11 जो है 3 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता, इसलिए ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। लेकिन इसके इकाई के स्थान पे क्या है, 5, तो इसलिए ये संख्या 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। 5 8 40 और 5 5 25, फिर 5 से जाएगी, 5 एकम 5 और 3 बचे, 5 7 35 और 17 एकम 17। चलो जी, और इसका मतलब है 3825 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। अब हम करते हैं, इसका एक पार्ट बचा है, उसे भी मैं कर देती हूँ। 5005, 5 से पूरा पूरा जाएगा, 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। अब ये किससे जाएगा, ये जाएगा 7 से, तो 7 एकम 7, 3 बचे, 7 चौक 28, फिर 2 बचे, 7 तिया 21, ये 11 से चला जाएगा, 11 एकम 11, 11 तिया 33 और 13 एकम 13। तो इसका मतलब है हम 5005 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। बच्चों, अगर तुम्हें कुछ भी लग रहा हो, मैं इसे अब मिटा दूंगी, तो तुम क्या कर सकते हो, कहीं पर भी अपनी वीडियो को पॉज करके और इसको नोट डाउन कर सकते हो, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करा है, 2 संख्याएं दी हुई हैं, हमें इनका 2 संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात करना है, और साथ ही हमें एक फॉर्मूला, एक रिलेशनशिप, इनमें एक संबंध है, उसको भी हमें जांच करना है। तो पहले हम इसका LCM और HCF निकाल लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ कि वो संबंध क्या है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है 26 और 91। तो पहले हम इसका LCM निकाल लेते हैं। LCM निकालना हमने सब ने छोटी क्लासेस में सीखा हुआ है, कैसे निकालते हैं। 26, 91 और ये 2 से जा रहा है, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, और ये 2 से नहीं जा रहा है, इसलिए ये एज इट इज़ आ जाएगा। लेकिन ये वाला जो है किससे जा रहा है, 7 से जा रहा है, लेकिन ये 7 से नहीं जा रहा, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। और 7 एकम 7 और 7 एकम 7 और 7 तिया 21। अब दोनों 13 से चले जाएंगे, 13 एकम 13, 13 एकम 13। तो इसका ये LCM जो आया वो हुआ 2 गुना 7 गुना 13, यानी 13 दूनी 26 गुना 7, और ये हो गया हमारा 7 छिक 42, 7 दूनी 14 और 4 18। LCM ये आ गया हमारा 182। अब इसका हमें HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हम 26 के अभाज्य गुणनखंड सारे लिख लेंगे। क्या कि 2 से जाता है, 3 से नहीं जाता, 4 से नहीं जाता, 5 से नहीं जाता, ठीक है, 6 से नहीं जाता, किससे जाएगा, 13 से जाएगा, 2 और 13, ये इसके 2 अभाज्य गुणनखंड है। ऐसे ही हम 91 के लिख लेंगे, ये हो जाएगा 7 गुना 13। तो दोनों में जो कॉमन है, जो उभयनिष्ठ है, वही HCF आ जाएगा। तो हमारा HCF क्या आ गया, HCF आ गया 13। अब देखो एक चीज़ कि जो हमें ये साबित करना है, संबंध, दोनों में संबंध क्या है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, अगर 2 संख्याएं हमारी A और B हैं मान लो, तो हम ये भी लिख सकते हैं A गुना B बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुना LCM। इसकी हमें जांच करनी है। जब भी हमें जांच करनी होती है तो हम क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसको सोल्व करेंगे, और राइट हैंड साइड लेंगे, फिर उसको सोल्व करेंगे। अगर दोनों सेम आ जाते हैं, बराबर आते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाता है, तो सत्यापित हो जाता है। तो देखो अब 2 संख्याओं का गुणनफल लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब 26 गुना 91। तो 26 और 91 को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 6 एकम 6, 6 निम 54 और 2 एकम 2, 2 निम 18, 6 4 2 6, 8 5 13
और 2366, ये आ गया हमारा दो संख्याओं का गुणनफल। और अब हम करेंगे HCF राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है हमारा, HCF गुना LCM। और HCF हमारा कितना आया था, HCF आया था हमारा 13 और LCM हमारा कितना था 182। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2366 आएगा। तो इस तरह से हमने सत्यापित कर लिया। हम लिखेंगे अतः सत्यापित की हुआ, अतः सत्यापित हुआ। तो इस तरह से हमने इसी तरह से हमने इसके बाकी दो पार्ट भी करने हैं, जो मैं अभी इसके बाद दोनों पार्ट तुम्हें करके दिखाऊंगी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें हमें दो संख्याएं दी हैं 510 और 92। पहले हम इनका LCM निकालेंगे। 510 92 दोनों 2 से जा रहे हैं, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 छिक 12, ये 2 से अभी भी जा रहा है तो 255 ऐसे ही आ जाएगा। और ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब ये एक हमारी अभाज्य संख्या हो गई। तो अब हम इसे चलाते हैं। 5 5 10 और 2 12, 3 से जाएगा ये, 3 अठे 24, 3 पंजे 15, 23 ऐसे कैसे आ जाएगा। अब ये 5 से जाएगा, 5 एकम 5 सत्ते 35 और 17 एकम 17 और 23 एकम 23। तो LCM हमारा आ गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60 गुना 17 गुना 23। जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 23,460। ये आ गया हमारा गुणा करके। अब हम इसका HCF फाइंड आउट करेंगे। तो HCF के लिए हम क्या करेंगे, HCF के लिए हम पहले 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 3 अठे 24, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5 सत्ते 35, 17 एकम 17। ऐसे ही 92 का कर लो। 92 का क्या आएगा, 2 चौक 8, 2 छिक 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 23 एकम 23। तो इस तरह से जब हमने लिखेंगे 510 बराबर है 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 और 92 हमारा बराबर है 2 गुना 2 गुना 23। तो इनका जो HCF आएगा, जो दोनों में कॉमन है, दोनों के अभाज्य गुणनखंडों में जो कॉमन है, जो उभयनिष्ठ है, वो हमारा HCF आ गया। राइट। तो अब हमने LCM और HCF तो निकाल लिया। अब हमें ये सत्यापित करना है, जांच करना है कि दो संख्याओं का ये संबंध है जो इसकी जांच करनी है। क्या है संबंध, के दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके है, बराबर है HCF गुना LCM, HCF गुना LCM। तो हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे, मतलब 510 गुना 92। तो गुना करके देखो, इसका जवाब हमारा आएगा 510 गुना 92 का जवाब हमारा आएगा 46,920। इसी तरह से अब हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड हमारी क्या है, ये है HCF गुना LCM, HCF गुना LCM। HCF हमारा कितना आया था, HCF आया था हमारा 2 और LCM आया था हमारा 23,460, 23,460। जब हम इन दोनों को गुना करेंगे तो यही संख्या आ जाएगी 46,920। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो हम यहाँ लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो हम कहेंगे अतः सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ। तो इस तरह से हमने अपना सेकंड पार्ट कर लिया। चलिए स्टूडेंट्स, हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट में सबसे पहले हम इनका LCM निकालेंगे। LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 336 और 54 को कोमा लगा के ऐसे लिखेंगे। 2 से जाते हैं, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 अठे 16 और 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 अठे 16 और ये हो जाएगा
2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, और ये हमारा 2 से अभी भी जा रहा है, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, और ये अभी भी 2 से जा रहा है, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, और ये अभी भी 2 से जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब ये दोनों 3 से जा रहे हैं, 3 सत्ते 21, 3 निम 27, फिर ये 3 से जा रहा है और फिर 3 से जा रहा है और अब ये 7 से जा रहा है। तो इस तरह से जो हमारा एलसीएम आ गया वो आया 2 गुना 2, 1 2 3 4, 4 बारी 2, 2 3 4, 4 बारी 2, और 1 2 3 बारी 3, 1 2 3 और गुना 7। अब हम इसे गुना करके देखेंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तिया 48, 48 गुना 63, 48 गुना 63। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया? 48 गुना 63। मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 48 को 63 से गुना करके देखेंगे तो ये आ गया हमारा 3024। यही लिख देती हूँ, 3024 आ गया, गुना करके हमारा 3024 आ गया। अब इसे यहीं छोड़ के हम HCF फाइंड आउट करना शुरू करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे? 336 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16, कॉमा नहीं लगता इसमें, और फिर 2 से जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 से फिर जाएगा 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। इसी तरह से हम दूसरी संख्या है हमारी 54, 54 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो अब इन दोनों में जो कॉमन होगा तो हम कैसे लिखेंगे? 336 बराबर है 1 2 3 4, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3 गुना 7। और इसी तरह से 54 जो है वो किसके बराबर है? 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो इसका जो HCF आया वो जो दोनों में कॉमन है वो आएगा 2 और एक 3 कॉमन है, बस, यानी 2 गुना 3। इसका आ गया HCF आ गया 6। तो अब हमने इसके संबंध की जांच करनी है। तो जांच के लिए हम क्या करेंगे? जांच के लिए हम कहेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? HCF इंटू LCM के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे? अब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और दो संख्याओं का गुणनफल करेंगे जो कि 336 गुना 54 है। और मैं जल्दी से गुना करके देखती हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा आ गया 18,144। तो अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड भी हमारी यही आनी चाहिए। क्या है राइट हैंड साइड? HCF इंटू LCM। HCF हमारा क्या आया था? 6 और LCM हमारा आया था 3024। गुना करेंगे, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 6 तिया 18। तो इस तरह से हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड के। तो हम लिखेंगे अतः सत्यापित हुआ। तो इस तरह से हमने थर्ड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया और थर्ड पार्ट के कंप्लीट होते ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों चलो क्वेश्चन नंबर 3 के साथ थोड़ा दिमाग लगाते हैं। इसमें हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनके HCF और LCM ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें 3 संख्याएं दी हैं, 12, 15 और 21। जब हम इसका LCM ज्ञात करेंगे तो कॉमा लगा के लिखेंगे इन्हें हम और डिवाइड करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये एक नंबर है जो 2 से जाता है, 2 छिक 12, बाकी सारे नहीं जाते, एज इट इज़ आ जाएंगे। ये 2 से फिर भी जा रहा है, 2 तिया 6, बस बाकी दोनों नहीं जा रहे। अब ये सारे नंबर 3 से जाते हैं, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, और ये 5 से जाएगा और 7 से जाएगा, 7 एकम 7। तो इसका LCM क्या आ गया? LCM आया 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, 5 दूनी 10 दूनी 20 तिया 60
गुना 7 6 42 420 इसका एलसीएम आ गया। अब इसी का हम एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 12 के गुणनखंड लिखेंगे। 12 के गुणनखंड को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3। तो वैसे इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करके देखेंगे पहले। जैसे ये हो गया 12 का 2 6 12 2 3 6 3 एकम 3, छोटा नंबर था इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ऐसे ही 15 का हम लिख सकते हैं 3 गुना 5, और 21 का हम लिख सकते हैं 3 गुना 7। तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों संख्याओं में सिर्फ 3 ही कॉमन है। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया 3। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट सेकंड पार्ट देखो। सेकेंड पार्ट में हमें संख्याएं दी हैं 17, 23 और 29। हम देख रहे हैं कि तीनों संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये 17 से जाएगा, पहले 17 एकम 17, 23 और 29 एज इट इज आ जाएंगे। फिर 23 एकम 23 और फिर 29 से जाएगा, कुछ भी इनमें कॉमन नहीं था। तो इनका जो एलसीएम आ जाएगा 17 गुना 23 गुना 29। जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 113339। तो इसी का अब हम एचसीएफ निकाल के देखते हैं। तो एचसीएफ जब हम निकालेंगे तो 17 को हम लिख सकते हैं 1 गुना 17, 23 को हम लिख सकते हैं 1 गुना 23 और 29 को हम लिख सकते हैं 1 गुना 29। तो इनका एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ तीनों में क्या कॉमन है, सिर्फ 1 कॉमन है। तो वही इनका एचसीएफ हो जाएगा। तो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। इस बात से हमें क्या पता लग रहा है कि जो अभाज्य संख्याएं हैं उनका एचसीएफ 1 होता है और अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए जल्दी से हम थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमें 3 संख्याएं दी हैं। फिर से ये तीनों क्या हैं, हालांकि ये तीनों अभाज्य संख्याएं नहीं है लेकिन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे 8 9 25, लेकिन इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी एक नंबर से नहीं जाएगा। 2 चौक 8 और 9 और 25 ऐसे ही, 2 दूनी 4, 9 और 25 ऐसे ही, 2 एकम 2, 9 और 25 ऐसे ही, 3 एकम 3 तिया 9, फिर 3 से जाएगा और फिर 5 से जाएगा, 5 पचे 25 और 5 एकम 5। तो इस तरह से हम देख रहे हैं क्योंकि इनमें कुछ भी सह अभाज्य संख्याएं हैं, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इनका जो एलसीएम आएगा इन्हीं को गुना करके आ जाएगा। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। तो जब हम इन्हें गुना करेंगे तो इनका एलसीएम हमारा आ जाएगा 1800। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तो यही आ गया, फिर 9 3 तिया 9 और 5 पचे 25। तो इस तरह से इनका एलसीएम आ गया 1800। अब इनका हम एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए, क्योंकि ये सह अभाज्य संख्या है, तो सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ भी 1 होता है। तो देखो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मैंने तुम्हें पहले दिन जब पहली क्लास ली थी तभी बताया था कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो जब हम 8 का गुणनखंड लिखेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2, 9 का लिखेंगे तो 3 गुना 3, और सबके साथ में हम 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। 1 तो सभी का गुणनखंड होता है। और ऐसे ही जब हम 25 का लिखेंगे तो 1 गुना 5 गुना 5। तो हमने देखा इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन है। तो एचसीएफ कितना आ गया 1। तो इससे हमें क्या पता लगा कि सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। ऐसे ही अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ भी 1 होता है, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये
जो तुम्हारे एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं आगे जॉब के लिए, एसएससी वगैरह के लिए या किसी हायर स्टडीज़ के लिए, उसमें भी इम्पॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला, हमेशा इसके ऊपर क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। तो इसमें हमें क्या है, दो संख्याएं जो हैं वो हैं हमारी 306 और 657। इन दोनों का HCF हमें क्या दिया हुआ है, HCF हमें दिया हुआ है 9। ये HCF किन दो संख्याओं का है, 306 और 657 का। और LCM हमें फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। और जो संख्याएं हैं वो हो गई हमारी, संख्याएं जो हैं वो हैं हमारी 306 और 657। तो एक संबंध जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है, किसके बराबर है, HCF इंटू LCM के बराबर है। एक बात याद रखना कि ये वाला जो संबंध है ये सिर्फ दो संख्याओं के ऊपर ही एप्लीकेबल है। अगर हमारे पास तीन संख्याएं दी हैं तो उनके ऊपर तीन संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM ये नहीं है, ये सिर्फ दो संख्याओं के ऊपर ही चलता है। तो दो संख्याएं हमारी हैं 306 गुना 657 और HCF हमारा है 9 और LCM हमें फाइंड करना है, ज्ञात करना है। सबकी हमने सबके मान उनकी जगहों पे रख दिए और इसको LCM के लिए सोल्व करेंगे तो 9 इसके नीचे आ जाएगा। तो LCM बराबर हो जाएगा 306 गुना 657 अपॉन 9। 9 से ये कट जाएगा, 9 ते 27, 9 चौक 36, यानी 34 गुना 657। और जब हम इन्हें गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 223338। तो इस तरह से ये बहुत ही आसान हो गया। अदरवाइज़ हम इसका LCM निकालने के लिए हमें बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसीजर करना पड़ता। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, ये एक थ्योरी क्वेश्चन है। हमें इसमें क्या बताना है कि क्या किसी प्राकृत संख्या n, प्राकृत संख्या मतलब 1 2 3 4 5 के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। का मतलब क्या है कि इसमें इकाई के स्थान पर 0 है। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ कि 6 की पावर n है, तो n को हम 1 पुट करें तो ये आया 6, तो ये 0 पर समाप्त नहीं हो रही। अगर n को हम 2 रखें, 6 गुना 6 मतलब 36, तो ये भी 0 पे समाप्त नहीं हो रही। ऐसे ही हम 6 की घात 3 लिखें तो 6 गुना 6 गुना 6 यानी 216। हम देख रहे हैं कि हमेशा इकाई के स्थान पर 6 ही आ रहा है। तो वो कह रहे हैं कि क्या n की ऐसा कोई मान है, ऐसे कोई वैल्यू है कि जिसके लिए ये संख्या 0 पर समाप्त हो। तो हमें ये बताना है, क्वेश्चन ये है। तो इसका हम आंसर जो है ये फिक्स आंसर है, तुम्हें इसे इसी तरह से याद कर लेना है। अगर 6 की घात n की जगह तुम्हें कुछ और नंबर दिया है तो उसके गुणनखंड करके यहाँ पर लिख दोगे और अकॉर्डिंगली इसमें चेंजेस कर दोगे अपने आंसर में। लेकिन आंसर इसको तुम्हें याद कर लेना है। आंसर ये इसी तरह से थ्योरी क्वेश्चन है, ये इसमें सोल्व नहीं करना है, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ये आंसर लिख दिया है। क्या कि हमने पहले 6 की पावर n है तो इसका हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, 2 और 3, उसकी घात n। तो वो कह रहे हैं कि यदि संख्या 6 की घात n 0 पर समाप्त होगी, का मतलब है कि कोई संख्या ये 6 की घात n जो है अगर ये 0 पे समाप्त होगी तो इसके अभाज्य गुणनखंडों में 5, संख्या 5, अभाज्य संख्या 5 का होना अति आवश्यक है। बहुत ज़रूरी है कि उसके अभाज्य गुणनखंडों में 5 भी हो। अगर 5 होगा तो वो हर हाल में उसके इकाई के स्थान पर 0 आ सकता है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि 6 के अभाज्य गुणनखंडों में, लेकिन 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं आता। इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होगी। तो आंसर तुम्हारा बस यहीं तक है, ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिखा था। पॉज करके तुम वीडियो को पॉज करके ये आंसर नोट डाउन कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत ही आसान शब्दों में इसे तुम्हारे लिए लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखें। इसमें हमें बताना है, 2 पार्ट हैं इसके, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। हमें ये बताना है कि ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो भाज्य संख्याओं का मैंने तुम्हें क्या बताया था कि भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके 2 से अधिक
गुणनखंड हों उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं, और जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हों उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट पार्ट मैं करा रही हूँ पहले 7 गुना 11 गुना 13 जमा 13। तो अब इसमें हम देखेंगे हमारे 2 पार्ट हैं, एक पार्ट ये है क्योंकि इन सब के बीच में गुना है, जमा से 2 संख्याएं, दो पद अलग होते हैं। तो हम देख रहे हैं इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, 13 कॉमन है। 13 हमने कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 7 गुना 11, और यहाँ पे जमा, इसकी जगह ये बाहर चला गया तो 1 बचा। अब इसे हम सोल्व कर लेंगे, 11 7 77 जमा 1 मतलब 3 गुना 78। अब 78 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 2 तिया 6, 2 नीम 18, 3 तिया 9, 13 एकम 13। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड बने वो हुए 3 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो हम क्या देखते हैं कि इसके 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हैं, इसलिए ये एक भाज्य संख्या है। तो हम लिखेंगे कि क्योंकि दी गई संख्या के 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हैं, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वो संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। अब इसी का हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा, क्या है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जमा 5। तो हम देख रहे हैं ये तो गुना है, इनके बीच में जमा से 2 पद अलग होते हैं, दोनों में कॉमन क्या है, 5 कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे। यहाँ रह जाएगा 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2, और इसकी जगह पे 1 रह जाएगा। ये हो जाएगा 5 गुना, क्या बनेगा, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 4 तिया 12, 12 छिक 72, और ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 गुना 6 चौक 24 तिया 72, 72 और गुना 2, ऐसे कर लो, जमा 1। तो गुना करके देखते हैं, ये आएगा हमारा 7 दूनी 14, 72 को 14 से गुना करेंगे तो ये हो गया हमारा 1008 प्लस 1 यानी 5 इंटू 1009। इसको अगर हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1009। और किसी भी संख्या का एक तो गुणनखंड सभी का होता है, तो इसके क्या हो गए, 2 से अधिक गुणनखंड हो गए। हम कहेंगे दी गई संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हैं, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। तो बच्चों एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम, और मैं ये क्वेश्चन पढ़ने के बजाय तो मैं समझा देती हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। तो एक गोल पार्क है कुछ ऐसे, और इसमें अगर सोनिया इसका एक चक्कर लगाती है तो 18 मिनट में कंप्लीट कर लेती है, और उसी पार्क का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो वो कह रहे हैं कि दोनों मान लो एक ही स्थान से शुरू हुए और एक ही समय पे शुरू हुए, और दोनों की डायरेक्शन भी एक ही तरफ को है, एक ही दिशा में जा रहे हैं, दोनों की दिशा एक ही है। तो वो कह रहे हैं कितने समय में वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखो एक ही ऐसे क्वेश्चन में हमें एलसीएम, यानी मैंने तुम्हें पहले एक्सरसाइज में ये बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में अगर हमें अधिक से अधिक
ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के वर्ड, मैक्सिमम, हाईएस्ट ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं तो हमें HCF निकालना होता है, और कम से कम करके शब्द को यूज़ करते हैं तो उसमें हमें LCM निकालना होता है। लेकिन इन्होंने इसमें ऐसा कोई भी वर्ड यूज़ नहीं किया है, ना तो कम से कम ना अधिक से अधिक। तो देखो जब दो लोग एक ही दिशा में जाएंगे तो एक बार से ज़्यादा बार वो कई बार मिलेंगे, तो लेकिन हमें जो बताना है वो पहली बार कब मिलेंगे एक दूसरे को दोबारा, मतलब एक बार तो चले ही हैं साथ में, तो उसके बाद वो दोबारा पहली बार कब एक दूसरे को मिलेंगे। तो इसलिए हमें ऐसे क्वेश्चन में हमेशा LCM निकालना होता है। तो हम इसमें इसका आंसर निकालने के लिए हम LCM निकालेंगे। तो 12 और 18 का LCM निकालने के लिए 2 से जाएगा, 2 छिक 12, 2 नीम 18, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो जो इसका LCM आया वो आया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, कितना 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 मिनट के बाद वो एक दूसरे को दोबारा एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो इस तरह से हमने ये चैप्टर एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, प्रश्नावली ख़त्म कर ली है, और अगली प्रश्नावली के लिए हम मिलते हैं एक नई वीडियो में। और तब तक के लिए तुम बहुत ध्यान रखो अपना, बिल्कुल बाहर नहीं निकलो लॉकडाउन में, और लेकिन घर में बैठ के अपनी पढ़ाई अच्छे से करो। ओके, चलिए बाय।